मंत्रिमंडल का नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है, होता है नेतृत्व करता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी थे। तो सावित्री बाई ने जो स्त्रियों के संबंध में सपना देखा था कि आधी आबादी जब तक स्वावलंबी नहीं होगी, आत्मनिर्भर नहीं होगी, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगी, आजाद नहीं होगी, तब तक हिंदुस्तान को सुंदर और खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता है। हिंदुस्तान को ही नहीं, दुनिया को खूबसूरत और सुंदर नहीं बनाया जा सकता है। हम अगर किसी विश्व के किसी राज्य में ये काम हुआ तो पहली बार बिहार में हुआ है। 35% आरक्षण देकर 50% पंचायती राजों और नगर निकायों में आरक्षण देकर नीतीश जी ने स्त्रियों को सबल करने का बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। नया बजट पेश हुआ है, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा उससे माननीय नीतीश कुमार की और राजग की सोच, समझदारी और चिंतन, कैसे हम सामाजिक बदलाव चाहते हैं, दुनिया को कैसे खूबसूरत बनाना चाहते हैं। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है, मगर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रही है। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, देखिए अभ्यर्थियों के सवाल पर, और वहीं दूसरे तरफ शिक्षा मंत्री भी सवालों से घिर रहे हैं। शिक्षा विभाग पर सवाल। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता और उच्च सदन में बेबाकी से अपनी बातों को रखने वाले वीरेंद्र नारायण यादव हैं। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। कहा जा रहा है कि सुशासन की सरकार फेल है और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एसपी था वह भी अब फेल हो चुका है। देखिए, नीतीश जी के सामने भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं, सामान्य घटनाओं का होना मानव जाति में ये पुराना इतिहास है, परंतु माननीय नीतीश जी पर किसी तरह के भेदभाव का और अपराधिक को संरक्षण देने का कोई इतिहास नहीं है। ये बाहर से लेकर और सारा हर तबके का लोग, एनडीए का घोर विरोधी, जदयू का घोर विरोधी भी नीतीश जी पर कम से कम अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप नहीं लगाता है। प्रशासन की जहां तक बात है तो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, और बिहार और उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल कुछ ऐसे राज्य हैं कि यहाँ नाना प्रकार की सामाजिक विसंगतियां हैं और उसको छू मंत्र से नहीं मिटाया जा सकता है। सदन के अंदर तो एक मामला आप भी उठा रहे थे, कह रहे थे कि भाई जिस तरह की घटना हुई है वो काफी निंदनीय है, तो उसको सदन में मैंने उठाया और सारण के जो पुलिस अधीक्षक हैं, सारण के समाहर्ता हैं, उनसे मैंने बात किया और जो भी दोषी अधिकारी थे उनके विरुद्ध पुलिस अधीक्षक ने भी काम किया है और समाहर्ता ने भी काम किया है, और उसमें जिला प्रशासन ने कोई विलंब नहीं किया और कार्रवाई किया। और आगे भी हम उसको जो ऊंचे अधिकारी हैं उनके सामने वो रखने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मैं मिलने वाला हूं। जो मसरख के बहरौली की जो यह घटना है वह प्रशासनिक दृष्टि से और पुलिस की दृष्टि से मैं उसकी निंदा करता हूं, और उस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करने वाला हूं कि उस पर जो न्याय मिलना चाहिए, जो पीड़ित लोग हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और इस तरह का भूमि संबंधी कोई विवाद हो तो उसमें अंचलाधिकारी से लेकर समाहर्ता तक को सावधान रहने की जरूरत है, और हम लोग स्वयं सावधान हैं। मैं वहां गया था, मैं तो जदयू का एमएलसी हूं, मैं वहां गया था और वहां जो भी न्याय संगत बातें हैं वो प्रशासन में रखा, सदन में रखा। तो जो काम करना है हम लोग सरकार की तरफ से कर रहे हैं, सरकार उसमें सावधान है, सतर्क है। मगर सर, एक मामला लगातार उठ रहा है, वो है बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के। आखिर सत्ता में बैठे लोग डरे क्यों हैं? आखिर जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो गर्दनीबाग अभ्यर्थियों से मिलने क्यों नहीं जा रहे? उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग जितने भी सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, या पूरे जितने हमारे शिक्षक और स्नातक क्षेत्रों के जो एमएलसी हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तमाम हम लोग
जाएंगे और माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह करेंगे, शिक्षा मंत्री उस पर बात करेंगे हम लोगों से। तेजस्वी यादव के जो तमाम विधायक हैं वो सदन में कल गरज रहे थे और कह रहे थे कि अब युवा को सत्ता सौंप देनी चाहिए, नीतीश कुमार टायर्ड और रिटायर्ड की स्थिति में। देखिए, हिंदुस्तान के सर्वोत्तम मुख्यमंत्री का नाम है माननीय नीतीश जी, और मैं आपसे बताता हूँ, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अंबेडकर और सावित्री बाई ने जो स्त्रियों के संबंध में सपना देखा था कि आधी आबादी जब तक स्वावलंबी नहीं होगी, आत्मनिर्भर नहीं होगी, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगी, आज़ाद नहीं होगी, तब तक हिंदुस्तान को सुंदर और खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता है। हिंदुस्तान को ही नहीं, दुनिया को खूबसूरत और सुंदर नहीं बनाया जा सकता है। आधी आबादी को मजबूत करने का सपना केवल भारतवर्ष के दार्शनिकों, राजनीतिज्ञों ने नहीं लिया था, बल्कि विदेश में सिमोन दे बोवा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी ये सपना देखा था, परंतु उसको धरती पर उतारने का काम अगर किसी विश्व के किसी राज्य में ये काम हुआ तो पहली बार बिहार में हुआ है। 35% आरक्षण देकर, 50% पंचायती राजों और नगर निकायों में आरक्षण देकर नीतीश जी ने स्त्रियों को सबल करने का बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और केंद्र सरकार ने भी अगर जो स्त्रियों के आरक्षण संबंधी जो निर्णय लिया है वो जब लागू हो जाता है तो यह हिंदुस्तान के इतिहास में एक बड़ी घटना होगी और दुनिया के मानवता के इतिहास में बड़ी घटना होगी। भेदभाव मुक्ति का इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। उसका नेतृत्व माननीय नीतीश जी ने किया है। उनको थका हुआ कैसे कह सकते हैं? उतने अनुभव वाले, उतने वैज्ञानिक और आधुनिक टेम्परामेंट का आदमी आपको कम मिलेगा राजनीति के क्षेत्र में। उन्होंने जितने व्यवस्थित ढंग से जीविका दीदियों का जो निर्णय है या स्त्रियों के पक्ष में एक नहीं, ऐसे स्त्रियों को, छात्राओं को कैसे विद्यालय में पहुंचाया जाए, उनकी अभी आप देखे हैं, आज अभी जो बजट हमारा आया है उसमें पिंक टॉयलेट या स्त्रियों को शहर में कैसे वे सुरक्षित रहें, उनके लिए बस की व्यवस्था, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, पुलिस में उनकी भागीदारी, ये तमाम ऐसे निर्णय हैं जो स्त्रियों के पक्ष में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक निर्णय है। और लंबे समय तक आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आपने काम किया, अभी भी कर रहे हैं साथ में काम, और राजनीतिक अनुभव भी काफी आपका लंबा है सर, सफर लंबा है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में कितना बदलाव पहले से अब में देख रहे हैं? कोई बदलाव नहीं है और अनुभव की परिपक्वता आई है, निर्णय लेने में दृढ़ता आई है। इस बार का भी जो बजट देखिएगा वो स्त्रियों के पक्ष में है, गरीबों के पक्ष में है, दलितों के पक्ष में है, अति पिछड़ों के पक्ष में है। और गांव को कैसे सबल बनाया जाए, गांव को कैसे, किसानों को कैसे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए, जो दुनिया की एक बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, इस पर कैसे काम किया जाए, ये तमाम चीजें आपको हमारे जो अभी जो नया बजट पेश हुआ है उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। उससे माननीय नीतीश कुमार की और राजग की सोच, समझदारी और चिंतन, कैसे हम सामाजिक बदलाव चाहते हैं, दुनिया को कैसे खूबसूरत बनाना चाहते हैं, बिहार के नवनिर्माण कैसे करना चाहते हैं, ये आपको दिखाई पड़ेगा। एक क्षेत्र में नहीं, केवल सड़क बिजली के क्षेत्र में नहीं, मनुष्य को कैसे सुखी और संपन्न बनाया जाए सांस्कृतिक रूप से, इन सब चीजों पर माननीय नीतीश जी काम कर रहे हैं। देखिए, छात्राओं को पढ़ने के लिए या गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स कार्ड की जो योजना है, और आज विद्यालयों में जब आप जाइएगा सारा बुनियादी ढांचा बन के तैयार है, वहाँ छात्राएं दिखाई पड़ती हैं। कहीं भी हम तो विद्यालय में अब जाते हैं तो छात्राओं की संख्या ज्यादा दिखाई पड़ती है, शिक्षकों और शिक्षिकाओं की संख्या दिखाई पड़ती है। तो ये तो बदलता हुआ बिहार है। यह सवाल को लेकर के तमाम जो राजद के नेता हैं, इवन तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जो बदलाव हुआ है, इस विद्यालयों में शिक्षक उपस्थित होने लगे या फिर जो भी वैकेंसियां निकली वो तेजस्वी यादव ने निकाली जब वो महागठबंधन के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे तब। देखिए,
कोई भी इस तरह की सरकारें जो लोकतांत्रिक सरकारें चलती हैं, मंत्रिमंडल का नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री को केवल मंत्री परिषद सलाह देती है, सलाह देने वाला नेतृत्वकर्ता नहीं होता है। नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी थे और उनका सपना था नाना प्रकार के जो उन्होंने निर्णय लिया। आज विद्यालय कहाँ ऐसा दिखाई पड़ता था, आज जाके उसमें भवन देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, उसका बुनियादी ढांचा बदला हुआ नजर आता है। वहाँ छात्राओं को सम्मान दिखाई पड़ता है, शिक्षिकाओं को सम्मान दिखाई पड़ता है। उनकी हर एक एक क्रियाकलाप को सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री चिंतित हैं। अरे भाई, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग में जो नियुक्तियां हुई हैं, पूरे देश में उसकी चर्चा है। देश के लोग बता रहे हैं, आज भी पूरे हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग सारे विश्वविद्यालयों में मैं जाता हूं। दिल्ली में अभी गया था, अभी मैं महाराष्ट्र में गया था, कलकत्ता गया था, शांति निकेतन विश्वविद्यालय में। सब लोग कहते हैं कि जितनी प्रामाणिकता के साथ और पारदर्शिता के साथ सहायक प्रोफेसरों की बहाली बिहार में हो रही है, उस तुलना में कोई राज्य उसके समानांतर नहीं आता है। सब जगह जितने अच्छे विश्वविद्यालय हैं, इलाहाबाद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, वहाँ की छात्रों को यहाँ नौकरी मिल रही है। यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। की चर्चा खूब हो रही है। आएंगे तो डोमिसाइल, देखिए, डोमिसाइल जिन लोगों ने नौकरी दिया ही नहीं, वे लोग ये सब दायां बायां बात कर रहे हैं। अरे भाई, नौकरी मिली है, ये पूरा देश है, सबका भारत है। कभी ये लोग नाना प्रकार के बहानेबाजी करते हैं। यहाँ नौकरी यहाँ के लोगों को ज्यादा मिली है, बाहर के लोग भी उसमें आए हैं। और जब बिहार जो है, इसका स्वरूप कभी भी संकीर्ण नहीं रहा है। हमने सबके लिए दरवाजा खोल के रखा है। जो योग्य लोग हैं वो बिहार में आएंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ाई लिखाई ठीक होगी, उसमें दिक्कत क्या है। हम तो प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग से ले रहे हैं, उससे शिक्षक को बहाल कर रहे हैं। सर, सबसे अहम सवाल, आप भी शिक्षकों के मुद्दे पर और बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है उसको लेकर सदन में गरजते हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों का कहना है, जो विपक्ष में बैठे हैं, कि एक कमेटी का गठन होना चाहिए जिसमें तमाम जनप्रतिनिधियों को भी रखा जाए। आपको लगता है कि ऐसा कदम उठाना? हाँ, ये उनका कहना ठीक है। जो हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय है, अंचलाधिकारी का कार्यालय है, इस तरह के जो निचले स्तर के हमारे प्रशासन के कार्यालय हैं, उसमें थोड़ी शुद्धता का अभाव है। और उसमें और एक्यूरेसी लाने के लिए, एग्जैक्टनेस लाने के लिए जनप्रतिनिधियों को रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि को भी सावधान और सतर्क रहना चाहिए। केवल प्रशासकों का ही दोष नहीं है, हम जनप्रतिनिधियों को भी अपने ढंग और तरीके और चाल ढाल में थोड़ा समझदारी के साथ काम करना होगा, समन्वय के साथ काम करना होगा। और बिहार के निर्माण के लिए ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधियों में समन्वय की जरूरत है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट लोकतांत्रिक ढंग से नहीं चलता है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और हम लोग वैसे लोगों को चिन्हित भी करते हैं, सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचाते भी हैं, वे दंडित भी किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्री छोड़े हुए हैं, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। अभी आपने देखा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया, जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान और या बिजली विभाग में तमाम अधिकारियों पर सरकार अंकुश लगा रही है, उन्हें दंड दे रही है। तो यही ना चेक एंड बैलेंस का काम है, वो काम तो सरकार कर रही है। सी वोटर्स के सर्वे को कैसे देख रहे हैं? आपने अभी अपने नेता का खूब तारीफ किया, आपने कहा बिहार बदला है, और सी वोटर्स का जो सर्वे आया है उसमें कहा गया है कि 41% बिहार की जनता जो है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद कर रही है। देखिए, ये सर्वे वगैरह बहुत, इसमें प्रामाणिकता का अभाव होता है। अभी मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगली जो सरकार राजग की भारी बहुमत से बनने जा रही है। हमारा लक्ष्य तो 225 का है, बाकी पूरी बहुमत के साथ राजग 225 में सरकार 2025 में सरकार बनाने जा रहा है। सरकार बनाने जा रहा है? हाँ, एकदम निश्चित। तेजस्वी यादव ने कई ऐलान किए और माननीय नीतीश जी ही मुख्यमंत्री भी होंगे।
इसमें किसी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक पार्टियों में थोड़ी बहुत सब चीजें रहती हैं और सब सर्वे फेल कर जाएगा, सी का और डी का और ई का। 2500 रुपया खाते में महिलाओं को देंगे, कुछ नहीं। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तेजस्वी यादव का ये सभी ऐलान फायदा नहीं करेगा तेजस्वी? अरे इससे कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह का दुनिया भर का काम करके केजरीवाल लोक लुभावने और सरकार को कमजोर करने वाले निर्णय लेकर जनता ने, अब भारतवर्ष की जनता बहुत चालाक हो गई है। वो समझती है कि माननीय नीतीश जी में और विपक्ष के नेताओं में क्या अंतर है। कोई भी नीतीश जी के समानांतर कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनके समानांतर खड़ा हो सके। और राजग की गवर्नमेंट बनेगी, ये मैं आपको पूरी दृढ़ता और ईमानदारी से कहता हूं कि बनेगी ही। तो आपने सुना वीरेंद्र नारायण यादव जी को। देखिए दावा है और बजट जो आया है वो बिहार में बदलाव का बजट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।